Hello, good afternoon, FYBCom students. Good afternoon, ma'am. Shall we start? EVS? Yes, ma'am. Okay. Do you remember the last point? Do you remember the last point? Renewable resources. Renewable resources. Okay, the types of renewable resources. That in the last time we were discussing about the solar energy. I think this point. ये आपको पिक्चर शायद याद होगा. ये याद था? ये हुआ है. Yes, ma'am. ओके, उसका आगे हुआ है क्या? देखिए, मैं आपको स्लाइड दिखा रही हूँ. विंड एनर्जी हुआ है क्या? विंड एनर्जी नहीं ना? नहीं, ma'am. Okay, so we shall start from onwards. Wind energy. Okay, just a minute. Okay, wind energy. We have become or we have come a long way from the old-fashioned windmills. Today, the turbines as tall as skyscrapers, with the turbines nearly as wide in the diameter, stand at attention around the world. Wind energy turns a turbine's blades and which feeds an electric generator and producer electricity. ये हम सबको पता है कि जैसे विंड एनर्जी का वजह क्या है कि विंड एनर्जी के लिए जो हम बोलते हैं ना वो विंड मिल्स होता है जिसके पंख लगे हुए होते हैं जैसे खंबे जैसा होता है जैसे हवा चलती है वैसे वो ब्लेड्स चलते हैं जिसके वजह से क्या पैदा होता है इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है क्या पैदा होता है इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता Electricity. है. ओके, मैं फिर से आपको समझाती हूँ. जैसे आपको देखा होगा आपके घर के आसपास भी देखा होगा कि कहीं पे भी जैसे विंड मिल में एक खंबा होता है उसके 4 प्लेट्स होते हैं उसके मैम 4 पवन प्लेट्स. चक्की बोलते हैं उसे. हाँ, उसको पवन चक्की बोलते हैं. तो ये आपको शायद पता होगा कि उसकी जैसे हवा चलती है उसकी वजह से वो ब्लेड चलता है तो और ब्लेड चलता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है. विंड विच अकाउंट फॉर द लिटल मोर देन 6% ऑफ यूएस generation has become the cheapest energy source in many parts of the country. उसका मतलब क्या हुआ कि यूएस में 6% से भी कम वहाँ पे चीपेस्ट एनर्जी वहाँ पे ये मिलती है उसके कई पार्ट में. ओके, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ पे विंड मिल से जितने ज़्यादा पार्ट्स में दिखाई देती है उतने वहाँ पे यूएस में बहुत कम दिखाई देती है. द विंड पावर स्टेट्स इन द इंक्लूड कैलिफोर्निया, टेक्सास, Oklahoma, Kansas, and Iowa, though the turbines can be placed anywhere with a high wind speed, such as hilltops and open plains or even in the offshore in the open water. कि कहीं पे भी विंडमिल हो, विंडमिल कहीं पे भी हो, अगर वो ओपन जगह में हो या हिल स्टॉप में हो, हिल एरिया में हो, तो ये पर्टिकुलर जो आपको नाम दिए गए हैं कंट्री के कि कैलिफोर्निया है, ओक्लाहोमा है, कॉनस है, ईवा है, तो वहाँ पे कहीं पे भी आप ये विंड एनर्जी का आप रखो तो जहाँ पे जितना इस्तेमाल होना चाहिए वहीं पे उतना ही विंड मिल इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है. आगे का पॉइंट देखिए. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. Hydroelectric power is the largest renewable energy source of electricity in the United States. So, though wind energy is soon expected to take over the lead. तो अभी यूएस में यूनाइटेड स्टेट्स में कि जो विंड एनर्जी है उसकी जगह कौन लेने वाला है? हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक रिन्यूएबल एनर्जी लेने वाला है. Hydropower relies on water, typically fast-moving water in the large river and rapidly descending water from the high point and converts the force of the water into the electricity by spinning a generator's turbine blades. तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी है तो वो कहाँ पे पैदा की जाती है? ज़्यादा से ज़्यादा वो पानी में
उसको पैदा किया जाता है। कि फॉर एग्जांपल उसको हम बोलते हैं वाटरफॉल्स, बोलते हैं कि नहीं, कि वहाँ जहाँ पे वाटरफॉल्स है वहाँ पे ये हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे पैदा किया जाता है। कि जहाँ से ज़्यादा पानी जितना ज़्यादा फास्ट हो वहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे पैदा किया जाता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? Yes, ma'am. डू यू अंडरस्टैंड? ये पॉइंट वापस से आने वाले हैं। ये पॉइंट ये वापस आपको और अच्छे नोट्स, ये तो नोट्स हैं ही, लेकिन ये पॉइंट वापस से आने वाले हैं। मैंने अगले ही यहाँ पे डाल दिए हैं, लेकिन आपको चाहिए तो मैं फिर वापस आपको देने वाली हूँ। ओके, आगे देखते हैं। नेशनली एंड इंटरनेशनली द लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्लांट्स और मेगा डैम्स आर ऑफन कंसिडर्ड टू बी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो जब हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की प्लांट की बात करते हैं, तो वहाँ पे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की तरह उनको देखा जाता है। मेगा डैम्स, जैसे मैंने अभी बोला, वाटरफॉल्स होते हैं, डैम्स होते हैं ना बड़े बड़े, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाता है। मेगा डैम्स डाइवर्ट एंड रिड्यूस द नेचुरल फ्लोज एंड रिस्ट्रिक्टिंग access for animal and human population that rely on the rivers। तो मेगा डैम्स की वजह से क्या, मेगा डैम्स क्या करते हैं, जो नेचर, फॉर एग्जांपल नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे जो दिखा देते हैं, फॉर एग्जांपल पानी, तो पानी पे निर्भरित रहने वाले जो पशु है और जो पॉपुलेशन है, मानव जाति है, तो उनको वहाँ से ये जो डैम्स होते हैं वो उनके लिए बनाए जाते हैं या वहाँ पे उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और डैम्स का दूसरा इस्तेमाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए किया जाता है। स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्लांट्स and install capacity below about the 40 megawatts। तो यहाँ पे देखो, स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जो कैपेसिटी वो कितना है, 40 मेगावाट से भी कम है। तो केयरफुली मैनेज to do not tend to cause as much environment damage as they divert only the fraction of flow। कि उनका जो पानी का जो इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से लोगों को और जो वहाँ के जो हम बोलते हैं एनिमल हो तो उनको नुकसान ना पहुँचे, इसके हिसाब से वो डैम बनाए जाते हैं। जैसे बड़े बड़े डैम होते हैं वहाँ पे जो मेगावाट्स होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाता है, तो उसका जो हम बोलते हैं कि उसका हम एक डाटा निकाले तो वो ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से आजू बाजू के या आसपास के लोग जो उस पर निर्भरित हैं या पशु उस पर निर्भरित है, उनको नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन कभी कभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इतने छोटे लगाए जाते हैं जिससे एनवायरमेंट भी बच जाए, ह्यूमन पॉपुलेशन भी बच जाए और एनिमल भी बच जाए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. आ रहे। हाँ, आगे देखते हैं। Yes, ma'am. ये किसका आवाज आ रहा है? किसका आवाज आ रहा है घर का? ओके, आगे देखते हैं। बायोमास एनर्जी, ये रिन्यूएबल जो टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी वो पांच चीजों में बटी हुई है। एक तो पहला है सोलर एनर्जी, दूसरा है विंड एनर्जी, तीसरा है हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट्स और चौथा है बायोमास एनर्जी। अभी बायोमास एनर्जी किसमें इस्तेमाल होता है देखिए। बायोमास इज एन ऑर्गेनिक मटेरियल दैट कम्स फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इट इंक्लूड्स क्रॉप्स, वेस्ट वुड एंड ट्रीज। तो ये बायोमास जो एनर्जी है वो कहाँ से आता है, तो एनिमल से आता है, प्लांट से आता है। इसमें क्रॉप्स, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। जो वेस्ट वुड होता है, जो वेस्ट लकड़ा होता है जिसको हम काट के फेंक देते हैं, उससे बायोमास एनर्जी वहाँ पे पैदा किया जाता है। ओके, व्हेन बायोमास इज बर्न द केमिकल एनर्जी इज रिलीज एज हीट एंड कैन जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी विथ स्टीम टरबाइन। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे बायोमास एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, उसको जलाया जाता है, तो उसमें जो केमिकल पैदा होता है उससे हीट पैदा होता है। और वो हीट जो हम बोलते हैं ना स्टीम टरबाइन होता है, कि जो ब्लेड्स होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाता है। तो बायोमास इज ऑफन मिस्टेकनली डिस्क्राइब एज क्लीन renewable fuel and greener alternative to the coal
and other fossil fuels for producing electricity। तो हमारा एक जो कंसेप्ट है कि हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग वो क्या है कि बायोमास जो एनर्जी है उसको रिन्यूएबल एनर्जी की तरह हम एज अ जो हम बोलते हैं दूसरे फॉसिल फ्यूल्स है जैसे कि कोयला है उसके हिसाब से कोयले की जगह हम बायोमास एनर्जी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक हमारा जो कंसेप्ट है वो रॉन्ग है, क्योंकि कोई भी जब चीज जलाई जाती है कोई भी चीज जब जलाई जाती है तो उसकी वजह से जो केमिकल होता है, जो केमिकल रिलीज होता है वो एयर में क्या होता है, मिक्सअप होता है। ओके, आगे देखते हैं। However, the recent science shows that many forms of biomass, especially from the forest, produce higher carbon emission than fossil fuels। कि जैसे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोयला या दूसरा और कुछ भी होता है, तो उसको जितना जलाने से जितना केमिकल पैदा होता है उससे ज़्यादा जो बायोमास एनर्जी उससे ज़्यादा केमिकल पैदा करते हैं या उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? मॅम एकदा परत सांगा ना। फॉर एग्जाम्पल कोई भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम प्लास्टिक वगैरह जलाते हैं, ओके, प्लास्टिक जलाते हैं या कुछ भी कचरा कूड़ा जो भी होता है वो जलाते हैं, ओके। तो उससे ज़्यादा जो हम बायोमास एनर्जी होते हैं ना, फॉर एग्जांपल जो पेड़ पौधे होते हैं उसको जलाने से जितना कार्बन डाइऑक्साइड हवा में पैदा होता है उसका जो प्रपोर्शन होता है वो कैसा होता है, ज़्यादा होता है। कैसा होता है? ज्यादा ज़्यादा होता है। होता है। वही यहाँ पे बताया गया है। अभी समझ में आया? यस समझ मैम। में आया? ओके, आगे देखते हैं। यस मैम। There are also negative consequences of there are also negative consequences for biodiversity. Still, some forms of biomass energy could serve as a low carbon option under the right circumstances। तो बायोमास का जैसे हमारे कंसेप्ट तैयार हो चुका है कि बायोमास एक रिन्यूएबल एनर्जी है, लेकिन सही में वो एक रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है। उससे भी कार्बन पैदा होता है, उससे भी पॉल्यूशन होता है। तो कुछ जो कार्बन पैदा होता है, जो कुछ उसके जो फॉर्म्स है बायोमास के, जो जैसे फॉर एग्जांपल ट्रीज है, पौधे हैं, तो हम बोलते हैं क्रॉप्स हैं, ओके। तो वो जब जलाया जाता है तो उसका जो कार्बन होता है वो पूरा उसका जो लेवल होता है वो कैसा होता है, लो लेवल का होता है। कैसे होता है? लो लेवल का आता है, ओके, लो लेवल का होता है। फॉर एग्जांपल sawdust and chips from the sawmills that would otherwise quickly decompose and release carbon can be low carbon energy source। तो जो sawdust होता है और जो chips, जैसे हम बोलते हैं सॉ मिल से निकलता है वो चिप्स होता है, वो sawdust होता है, तो वो उसको जब डिकम्पोज किया जाता है, उसको जब जलाया जाता है तो उससे वो कार्बन जो पैदा होता है वो पूरा लो एनर्जी का कार्बन रहता है। समझ में आ रहा है? यस मैम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डू अंडरस्टैंड और नॉट? मैम। हाँ, यस Yes, मैम। ma'am. Yes. आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। ये देखिए, ऐसा कुछ हमको दिखाई देता है। ये नया पॉइंट है, जियोथर्मल एनर्जी। ओके, जब मैं दूसरी बार आपको एक्सप्लेन करूंगी, दूसरी बार ये पॉइंट्स आएंगे तो आपको पूरा डिटेल में वीडियो के साथ या पूरा इमेजेस तो यहाँ पे डाला हुआ है, लेकिन जैसे हम बोलते हैं कि पूरे वीडियो के साथ, जैसे आपको पिछली बार बताया था रॉक का, वैसे आपको दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम। अब ये देखिए जियोथर्मल एनर्जी क्या बोलते हैं। इफ यू हैव एवर रिलैक्स इन द हॉट स्प्रिंग की यू हैव यूज द जिओथर्मल एनर्जी, जैसे हम बोलते हैं की मराठीत आपण म्हणतो की गरम पाणीचे वगैरे आपण नाही का, उन्हावरे वगैरे आहेत की नाही गाव, उन्हावरे गाव आहे ना जिथे गरम यस मैम। पाण्याचे, हाँ, तो हॉट स्प्रिंग, उसको हम हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। तो जहाँ पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आप क्या महसूस करते हैं, तो वहाँ पे आप क्या महसूस करेंगे, जियोथर्मल एनर्जी महसूस करेंगे। द अर्थ कोर इज अबाउट एज हॉट एज द सन्स सरफेस, कि जितना हम कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन में हम बोलते हैं कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन है, लेकिन अर्थ में उतना ही एज हॉट एज सन सरफेस।
due to the slow decay of radioactive particles in the rocks at the center of the planet, क्योंकि उसमें रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स मिक्सअप होते हैं। रॉक में क्या होता है, रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स क्या होते हैं, मिक्सअप होते हैं। कि जैसे अभी हम अगली जो एनर्जी की बात कर रहे हैं, बायोमास एनर्जी है या सोलर एनर्जी है या विंड एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, उससे जो रेडियो एक्टिव हम बोलते हैं पार्टिकल्स जो निकलते हैं, तो वो सब किस में मिक्सअप होते हैं, रॉक्स में मिक्सअप होते हैं। तो उसकी वजह से जितना सन हॉट है उतना ही अर्थ भी, उसका सरफेस भी इतना हॉट है। ओके, ड्रिलिंग डीप वेल्स, drilling deep wells, bringing very hot underground water to the surface as a hydrothermal resources। तो मैंने क्या बोला, हाइड्रोथर्मल रिसोर्सेज हमको कहाँ मिलते हैं, कि जहाँ पे पानी ज़्यादा मात्रा में होता है, फास्ट होता है, वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं। तो ड्रिलिंग डीप वेल्स, कि जैसे हम कुआं बनाते हैं ना, कुआं खोदते कि नहीं, कुआं खोदा जाता है, कुएं में से पानी निकालने के लिए, जहाँ कुएं का काम चल रहा है, समझ में आ रहा है। विहिरीत आपण पाणी विहिरीला खणण्यासाठी जिथे जितकं जास्त विहिरीला खोलपर्यंत पाणी असतं, असं म्हणायचं असेल त्या, कि जितना जितना डीप में पानी होता है उतना पानी कैसा होता है, कैसा होता है, कैसा होता है, ज्यादा गर्म होता है, ज्यादा ज़्यादा गर्म होता है, ज़्यादा पानी मिलता है। विच इज़ देन पम्प थ्रू द टर्बाइन टू क्रिएट द इलेक्ट्रिसिटी। बाद में आपको ये पता भी होगा, जहाँ पे हम बोलते हैं ना कि बोरवेल बनाया जाता है या कुआं बनाया जाता है, तो उसको उस पानी को पहुँचाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए टर्बाइन का इस्तेमाल किया जाता है। जियोथर्मल प्लांट्स टिपिकली हैव लो एमिशन इफ दे पम्प द स्टीम एंड वाटर दे यूज बैक इनटू द रिजर्वॉयर। तो उसमें क्या बताया गया है कि ये एक टिपिकल प्लांट्स है कि जिसमें एमिशन कैसा होता है, लो होता है, और जैसे उनको पंप की हिसाब से, कि स्टीम के हिसाब से उनको हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा किया जाता है, तो वो रिजर्वॉयर्स में चला जाता है। किस उसमें स्टीम का इस्तेमाल किया और पानी का इस्तेमाल किया, तो वो रिजर्वॉयर्स में चला जाता है। They are ways to create the geothermal power plants where they are not underground reservoirs, but they are concerned that they may increase the risk of earthquake in the areas already considered geological hotspots। तो ये जो जियोथर्मल पावर प्लांट लगाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, तो उसकी वजह से ग्राउंड में पानी रहता है, वो रिजर्वर्स नहीं बन जाते, लेकिन रिजर्वर्स तो होते ही हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि जो अर्थक्वेक के जो हमें झटके महसूस होते हैं, तो उसकी वजह से ऐसे प्लांट्स बनने की वजह से वहाँ पे अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी कैसी होती है, ज़्यादा हो जाती है। कैसी हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? डू अंडरस्टैंड और नॉट? क्योंकि ये पॉइंट इतने इजी नहीं है। समझ में आ रहा है या फिर से समझाओ? समझ में आ रहा है कि फिर से समझाओ, आपको एक्सप्लेन करूं? आ गया मैडम समझ में। आगे का पॉइंट देखते हैं। देखिए अभी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी है, तो देखिए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूड कोल, नेचुरल गैस, ऑयल एंड नेचुरल एनर्जी। Once these resources are used up, they cannot be replaced, which is the major problem for humanity, as well as we are currently depend on them to supply most of our energy needs। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी मीन्स जिसका इस्तेमाल फिर से किया नहीं जा सकता, उसको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, तो उसकी वजह से क्या है, एक बार उसका इस्तेमाल हो गया तो फिर ये सबके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। किसके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा, सबके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा कि अभी उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। ओके, तो उसका सप्लाई और उसका जो नीड्स होता है वो कम हो जाता है, कि जैसे कि आगे हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस, ऑयल एंड न्यूक्लियर एनर्जी। ये पॉइंट देखिए, मीन्स आपको समझ में आएगा। ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, उसके आपके जो टाइप्स अभी बोला, नेचुरल गैस, नेचुरल एनर्जी, कोल,
ऑयल, ये सब है। अगर ये खत्म हो गया तो उसका फिर से हमको इस्तेमाल करने के लिए मिलेगा? ये सब कुछ खत्म नहीं। हो गया तो हमको ये फिर से वापस से इस्तेमाल करने नो के लिए मैम। मिलेगा? नहीं मिलेगा। आगे नो का मैम। आगे का इमेजेस लेके उसको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ये ब्लर थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन आपके जब पीपीटी आपके यहाँ पे भेजा जाएगा मोबाइल पे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये आपको थोड़ा सा पिक्चर तो दिखाई दे रहा है, नाम नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन पिक्चर तो दिखाई दे रहा है ना आपको। तो इसकी वजह से ये सब नॉन यस मैम। रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसका एक बार इस्तेमाल होगा तो वापस से उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, अभी आगे का पॉइंट देखते हैं। न्यू क्वेश्चन है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज मतलब क्या? इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर present in abundance that they are will not get easily exhausted or depleted. Exhausted means उसको डिस्पोज नहीं किया जा सकता जल्दी से। इन कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं कि उसको हम डिकम्पोज करते हैं, उसको हम जब उसको बर्न करने की कोशिश करते हैं या उसको जलाने की कोशिश करते हैं तो वो जल्दी से डिप्लेट नहीं होते हैं। दैट दे विल नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन कंजम्पशन, कि हम उसका इस्तेमाल करके भी उसको हम एग्जॉस्टेड नहीं कर सकते। Then the inexhaustible resources are solar energy, water, air, sand, tidal energy, flame, hydropower, temperature, precipitation and wind. तो ये सब उसके रिसोर्सेज के नाम है। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के नाम कौन से? अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपको ये आना चाहिए। तो उसमें आता है सोलर एनर्जी, ओके, जो सूर्य से पैदा होती है, उसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, उसको कंज्यूम करने के बाद भी उसको डिप्लीट नहीं कर सकते। दूसरा है वाटर, तीसरा है एयर, चौथा है सैंड जो हम बोलते हैं रेत, पांचवा है टाइडल एनर्जी, फिर क्ले। क्ले क्ले मीन्स मिट्टी, वो एक अलग प्रकार का क्ले आता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रो पावर, देन नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन एंड विंड, कि जिसकी वजह से उसको हम कंज्यूम करने के बाद भी उसको डिप्लेट नहीं किया जाता। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली? यस मैम। यस मैम। ओके, ये सिंपल पॉइंट है। ये जो पॉइंट है इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल, ये सिंपल वाले हैं। आगे का पॉइंट देखते हैं कि एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कौन से हैं। दिस नेचुरल रिसोर्सेज आर लाइकली टू बी exhausted easily and get depleted due to their continuous use and exploitation as they are available on the earth in the limited amount, कि अगर वो लिमिटेड अमाउंट में भी अर्थ पे अवेलेबल है तो फिर भी उनको जल्दी से डिप्लेट किया जा सकता है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके भी उनको डिप्लेट किया जा सकता है। जो हमने इनएग्जॉस्टिबल देखा था उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के बाद भी हम उसको डिप्लेट नहीं कर सकते। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज? समझ में आ रहा है ना कि सो रहे सब? हाँ मैम। खाना खाए तो अभी नींद भी अच्छी आती है, जागे रहें। Okay, exhaustible resources can be further classified into non-renewable resources and हाँ, तो जो exhaustible resources है उसमें उसको classified किया है non-renewable, फिर से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, फिर से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। Okay, so do you understand this point properly, all of you? Do you understand this point properly, all of you? सो गए क्या? यस मैम। यस मैम। सो गए? यस मैम। सो गए? नहीं, नो मैम, नहीं 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 नहीं। नहीं, आपका ध्यान नहीं नहीं सोए, है, नहीं सोए, आपका ध्यान नहीं सोए है। नहीं। ओके, आगे का। ओके, आगे का देखिए क्या दिखाई देता है। क्या कौन कौन सा क्वेश्चन है? कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन तो करें। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रिसोर्सेज। ओके, तो अभी ये नया क्वेश्चन है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रिसोर्सेज।
Okay, the factors influencing resources depend upon the level of cultural development. कि जो resources हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी impact हम पे कहाँ कौन अंसारी सादिया अपना ऑडियो म्यूट कीजिए प्लीज, घर की आवाज भी सुनाई देती है। क्या बोल रही थी मैं? हाँ, जितना रिसोर्सेस हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे कल्चर पे डिपेंड रहता है। वो कैसे है? अभी आप सोचेंगे मैडम वो कैसे हो गया कि कोई भी हम रिसोर्सेस इस्तेमाल करते तो उसमें कल्चर कैसे आ गया? आगे का पॉइंट देते हैं। बट अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैव बीन एक्सपीरियंस्ड बाय बोथ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज इन द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कि जितना हम ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी इम्पैक्ट हमें कहाँ पे दिखाई देती है? हमारे कल्चर की वजह से हर जगह दिखाई देती है कि ऑलरेडी जो डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पे भी दिखाई देती है, और जो डेवलपिंग जैसे हमारी इंडिया डेवलपिंग कंट्री तो वहाँ पे भी दिखाई देती है। कि फॉर एग्जांपल आगे देखेंगे cost benefit ratio. This ratio is related to the production cost of resources. In those areas, the production cost is less than the resources are exploited. तो उसका पहला जो पॉइंट है तो उसका है कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो मीन्स जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, जहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, उसका बताया गया है कि ये जो पॉइंट है, जो कॉस्ट रेशियो प्रोडक्ट है, जो कॉस्ट रेशियो बेनिफिट है, तो वो रिसोर्सेज जिस एरिया में ज़्यादा होते हैं उसका वहाँ पे एक्सप्लोइटेशन कैसा होता है? कम किया जाता है। और while in those areas the production cost is high to certain factors are not exploited। कि जहाँ पे ये ज़्यादा प्रमाण में मिलते हैं, ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, वहाँ पे उनका एक्सप्लोइटेशन कम होता है। कि फॉर एग्जांपल द कोल एंड ऑयल फील्ड्स ऑफ द Siberian region of Russia are not exploited in comparison with the coal and oil fields of सेंट्रल रशिया। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, ये आपका बुक का ही है। तो ये यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो सेंट्रल रशिया में जितना कोयला और तेल मिलता है उतना ज़्यादा एक्सप्लोइट किया जाता है, उतना यहाँ पे सिबेरियन रीजन में, रशिया के सिबेरियन रीजन में वहाँ पे उतना एक्सप्लोइट नहीं किया जाता। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? Do you understand this point or not? Yes, ma'am. आगे क्या देखते हैं? It means that the resources those are located in the snow-capped areas, mountains, thick forests are not exploited up to the optimum level due to the high एक्सप्लोइटेशन कॉस्ट। कि जहाँ पे ये जो रिसोर्सेस मिलते हैं कि फॉर एग्जांपल ऑयल है, फ्यूल है, कोल है, तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है कहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, जहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल तो किया जाता है लेकिन एक्सप्लोइट कहाँ पे नहीं होता है, तो वहाँ पे जो स्नो कैप एरियाज होते हैं, जहाँ पे हम बोलते हैं बर्फीला एरिया होता है, बर्फीला विस्तार होता है, कि माउंटेन एरिया में होता है, कि जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, फॉरेस्ट, डार्क फॉरेस्ट होता है, वहाँ पे इनका इतना ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन नहीं होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज चीपर सब्सटीट्यूट। The availability of cheaper substitute can put the limitation on the resources development। कि जितना ज़्यादा हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं उस पर वो डिपेंड रहता है कि वो कितना चीप बनता जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे हम अभी अपना मोबाइल यूज़ करते हैं, ओके, तो जैसे पहले वो मोबाइल यूज़ किया जाता था तो उसका रेट कैसा था? थोड़ा सा हाई था। अभी भी रेट हाई है, लेकिन उसकी जो हम क्वालिटी बोलते हैं वो कैसी हो जाती है? वो क्वालिटी कैसी हो जाती है? जब चीज़ें महंगी हो जाती है तो वो क्वालिटी कैसी हो जाती है? वो क्वालिटी कैसी हो जाती है? जब चीज़ों का दाम बढ़ने लगता है, जब चीज़ें डिमांड करने लगती है तो वो क्वालिटी कैसी हो जाती है? डिमांड है लेकिन उतना प्रोडक्शन नहीं है। अगर प्रोडक्शन कम है तो वो क्वालिटी कैसा होगा?
कम होगा। कम होगा। ओके, फॉर एग्जांपल अभी मोबाइल जैसे आपको जितना हाई रेंज में चाहिए उतना हाई रेंज में मोबाइल मिलता है, 60-70 हज़ार में भी मिलता है, 60,000-70,000 में भी मिलता है, और आपको चाहिए तो यस मैम। 5,000 वाला भी मिलता है। पर उसका क्वालिटी कैसा होगा? उसका क्वालिटी कैसा होगा? 5,000 वाला और 60,000 वाला, हाँ कम कम होगा होगा। उसका कम क्वालिटी। होगा उसका क्वालिटी, कम होगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन चीप एंड गुड क्वालिटी coal is easily available, the development of the nuclear energy is discouraged। कि जहाँ पे ज़्यादा कोयला इस्तेमाल किया जाता है, अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, तो वहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी कैसे दिखाई डिसरिगार्डेड, डिस्करेज, वहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी कम दिखाई देता है, वहाँ पे इतना इस्तेमाल उसका जैसे चाहिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सिमिलरली द यूज ऑफ नेचुरल रबर is restricted in the world as a synthetic rubber is cheaper and more durable। तो दूसरा एक एग्जांपल आपको जो जल्दी से समझ में आएगा कि वो है जो नेचुरल रबर हमको जो पेड़ से मिलता है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। क्यों उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है? क्यों? रबर जो होता है ना वो हमको पेड़ से मिलता है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। क्यों? क्योंकि जितना हम पेड़ काटते हैं उतना हम क्या करते हैं, एनवायरमेंट को क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। एज वी नुकसान पहुंचा कट, दे। हाँ नुकसान पहुंचाते हैं। एज वी कट द ट्रीज मोर वी आर पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट, सो दैट्स व्हाई दैट नेचुरल रबर इज रिस्ट्रिक्टेड इन द वर्ल्ड, एंड in behalf of that, on behalf of that, we use the synthetic rubber. We use the synthetic rubber which is cheaper and more durable। for example कैसा होता है रबर, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल हाँ, गाड़ी के टायर के लिए। हाँ गाड़ी के टायर के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए रबर इस्तेमाल किया जाए। तो वो कैसा होता है? चीप क्वालिटी का होता है। वो कैसा होता है? चीप क्वालिटी का होता इस है। क्वालिटी का होता है। समझ में आ रहा है? डू अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके, यस आगे का मैम। पॉइंट देखते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। कैपिटल मीन्स मनी, माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिसोर्सेज, प्रोसेसिंग रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल। तो आपको सबको पता है कि माइनिंग में है, ट्रांसपोर्टेशन में है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, माइनिंग होता है, वहाँ पे कैपिटल मीन्स पैसों की ज़रूरत कैसी होती है? ज़्यादा होती है। ओके ओके, वहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर माइनिंग का वहाँ पे ये लगाना है कि हम बोलते हैं माइनिंग स्टार्ट करना है क्या बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वहाँ पे पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, कि कोई भी चीज़ हम मंगवाते हैं ना, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ें हम जब मंगवाते हैं किसी कंपनी से, ऑनलाइन शॉपिंग किया है तो चीज़ मंगवाते हो तो उसका शिफ्टिंग चार्ज होता है कि नहीं होता है? शिफ्टिंग चार्ज होता है कि होता नहीं है। होता है? ट्रांसपोर्टेशन खर्चा यस वो मैम, होता है। निकालते हैं। हाँ तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडेंसी, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर वो निकालते हैं, उसका शिफ्टिंग चार्ज लगाते हैं। ओके, देन एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल एक्सप्लोइटेशन ऑफ नंबर ऑफ नेचर रिसोर्सेज इन द डेवलपिंग कंट्रीज, developed countries underdeveloped countries has been related due to the lack of capital। तो जो अनडेवलप्ड एरिया है, अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज पे ज़्यादातर बैन लगाया जाता है। ओके, दैट फॉर एग्जांपल इन अफ्रीका देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ड्यू टू द लेक ऑफ कैपिटल द पोटेंशियल इज नॉट yet exploited। उसका मतलब क्या है कि हमें पता है कि अफ्रीका में बारिश भी होती है, उतना नेचुरल रिसोर्सेज भी ज़्यादा है कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे बहुत घने जंगल भी हैं, पानी भी है, वाटरफॉल्स भी है, लेकिन उसका इस्तेमाल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कम किया जाता है क्योंकि उनके पास पैसे क्या है, ये सबके लिए क्या करने के लिए, वो सब प्लांट लगाने के लिए उनके पास पैसे कैसे हैं? ज़्यादा है कि कम है? पैसे ज़्यादा है कि कम ज्यादा है? है। ज़्यादा है। नहीं मैम, कम है। सॉरी। कम है? आप ध्यान कहाँ पे दे रहे हैं? अभी यहाँ पे देखा ना, आगे देखा कि नहीं, अनडेवलप्ड कंट्रीज, उसका एग्जांपल दिया है कि अभी वो अफ्रीका है पूरी तरह से वहाँ पे डेवलपिंग नहीं हुआ है,
डेवलप कंट्री नहीं है, तो उसकी वजह से अगर उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा भी है तो फिर भी वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट नहीं लगा सकते। समझ में आ रहा है? सीधी सी बात है। अगर पैसा कम होगा तो हम खर्चा ज़्यादा करेंगे? खर्चा नहीं, ज़्यादा करेंगे? कैसे करेंगे? नहीं। कम करेंगे। कम करेंगे। हाँ, आगे का देखिए। मार्केट एंड इट्स साइज। The resources are the produce to consumption for consumption। ये सबको पता है कि जो resources है वो consumption के लिए ही बने हैं। अगर है चीज़ें हैं तो फॉर एग्जांपल अगर नदी बह रही है, पानी स्वच्छ है, पानी साफ सुथरा है, तो आजू बाजू के जो विस्तार के जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, तो वो नदी का पानी का इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ना। अगर वो पानी सेफ करेंगे है, मैम। पानी सेफ है जहाँ पे हम बोलते हैं कि तो उसका इस्तेमाल कंजम्पशन के लिए किया जाता है। द कंजम्पशन इज डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन एंड परचेसिंग द कैपेसिटी ऑफ द पीपल। कि जितना नेचुरल रिसोर्सेज है अवेलेबल है तो उसके खरीदने के लिए उसको इस्तेमाल करने के लिए उसका कैपेसिटी भी देखना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी अगला पॉइंट हमने देखा कि अफ्रीका एक अनडेवलप कंट्री है, डेवलप कंट्री नहीं है, फिर भी वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जहाँ पे प्लांट लगना चाहिए अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है वहाँ पे नहीं लगा सकते। ओके, उसके पॉपुलेशन की कैपेसिटी कितनी है कि सच्ची में ये वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दैट इन सिबेरिया एंड ऑस्ट्रेलिया रिसोर्सेज आर नॉट एक्सप्लॉइटेड ऑन द लार्ज स्केल ड्यू टू द लो डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए, एक एग्जाम्पल दिए दो कंट्रीज के, जो सिबेरियन कंट्री है और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा देश है और सिबेरियन भी, तो वहाँ पे पॉपुलेशन कैसा होगा? देश छोटा है तो वहाँ पे पॉपुलेशन कैसा होगा? एरिया कम है तो वहाँ पे पॉपुलेशन कैसा होगा? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसा होगा? कम होगी बा कम होगा। तो उसकी वजह से वो रिसोर्सेज कैसा कम इस्तेमाल, रिसोर्स भी कम इस्तेमाल होगा। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। इन अफ्रीका एंड सम पार्ट्स ऑफ एशिया आर द मार्केट साइज इन स्मॉल एंड इन स्पाइट ऑफ देन हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू द लो स्टैंडर्ड लिविंग। ओके, तो यहाँ पे दूसरा भी एक एग्जांपल दिया है कि फॉर एग्जांपल अफ्रीका और एशिया के कुछ पार्ट में मार्केट स्मॉल है क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, फिर भी उनका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो कैसा है? लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो कैसा है? लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो कैसा है? लो है। डेवलप होगा सॉरी समझ में नहीं आया, समझ यस में मैम। नहीं आया, समझ में नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल गांव के जगह, गांव है वहाँ पे एक छोटा सा गांव है, ओके, वहाँ पे आपने मॉल लगा दिया, मॉल, तो गांव के लोग मॉल में जाएंगे क्या? नहीं नहीं, जाएंगे। नहीं नहीं क्योंकि मैम। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है लो उनका? लो है। लो लो है, लो है है। लो है। ओके, अब ये समझ में, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका सिंपल है। हाँ हाँ, लेकिन यस जो मेट्रोपोलिस में हम जब बिग सिटीज की बात करते हैं वहाँ पे मॉल होते हैं, शॉपिंग सेंटर होते हैं, वो कैसे होते हैं? बड़े बड़े दिखाई देते हैं क्योंकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है? हाय हाई है। हाई तो है। ये उसका डिफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ हमको लिविंग हाय उसको हमको ये डिफरेंस हमको दिखाई देता है। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। Availability of skilled laborers. The development of many resources depend on the knowledge and the skill of labor। कि जहाँ पे resources हैं तो उसको इस्तेमाल करने वाले, उसको सही जगह उसको इस्तेमाल करने वाले जो लोग चाहिए, जो लेबरर चाहिए, जो लेबर्स चाहिए, वो भी कैसे चाहिए? स्किल लेबर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द स्किल ऑफ लेबर डिपेंड्स अपॉन द कल्चर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। जो लेबर होते हैं तो वो कल्चर के हिसाब से, वो कि जैसा कल्चर होगा वैसे ही आपको वहाँ पे लेबर दिखाई देंगे, और उनका क्लाइमेटिक कंडीशन है वहाँ पे वैसे ही लेबर चाहिए। कि फॉर एग्जांपल जब आप डिस्कवरी देखते हैं, ओके, डिस्कवरी देखते हैं कि नहीं देखते हैं? डिस्कवरी देखते हैं, यस मैम, देखते हैं। डिस्कवरी देखते हैं, ओके। तो उसमें